जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भेजा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस। भयंकर फंसे धनखड़ की भी खुलेगी फाइल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सचिवालयों के साथ साथ लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया है। आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के नोटकांड केस में और कौन सा नया मोड़ आ गया जिससे मोदी सरकार के लिए एक संकट जैसी स्थिति हो गई। तो क्या अब धनखड़ की भी फाइल खुल रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, करीब 8 महीने पहले 9 महीने पहले जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर पर उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस ने नोटों की गड्डियां बरामद की, मामला तूल पकड़ा और उसके बाद जिस अंदाज में जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश की संसद के भीतर हंगामा हुआ, लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल के बाद में जो जांच कर रही थी न्यायिक जांच समिति, उसके बाद में महाभियोग को लाए जाने को लेकर मोदी सरकार ने जिस तरीके से मनमाना रवैया अख्तियार किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। खुद जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिका लगाई, चुनौती और चैलेंज देते हुए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा वक्त के जस्टिस जज यशवंत वर्मा की याचिका पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा दोनों को नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों, याचिका में यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकसभा द्वारा अकेले बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। फिर भी लोकसभा ने अकेले ही जांच समिति बना दी, जो कि गलत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजे मसीह के बेंच ने लोकसभा स्पीकर कार्यालय और दोनों सदनों के महासचिवों से जवाब मांगा सख्ती से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दत्ता ने पूछा, राज्यसभा में प्रस्ताव नामंजूर हुआ, फिर भी लोकसभा में समिति बनाएगी। संसद में इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। संसद में मौजूद कानूनी विशेषज्ञों ने इसे होने कैसे दिया? दोस्तों, बारन बेंच के अनुसार जस्टिस वर्मा ने प्रक्रियागत आधार पर लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि उनके महाभियोग के लिए नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिए गए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने और उस कानून में बताए गए अध्यक्ष के साथ संयुक्त परामर्श का इंतजार किए बिना ही एक तरफा रूप से समिति का गठन कर दिया। याचिका में कहा गया है, माननीय स्पीकर ने 21/7/2025 को लोकसभा के समक्ष दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद 12/8/2025 को एक तरफा रूप से एक समिति का गठन करके न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3/2 के प्रावधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, क्योंकि उसी दिन राज्यसभा में एक अलग प्रस्ताव गया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट इस तर्क से सहमत हुआ। उसने पूछा, संसद में कानूनी विशेषज्ञों ने ऐसा होने कैसे दिया? खुद जस्टिस दत्ता ने पूछा, इतने सारे सांसद, इतने सारे कानूनी विशेषज्ञ, किसी ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? यह तो अपराध है। आपको बताएं दोस्तों कि इस मामले में अगस्त में लोकसभा स्पीकर ने औपचारिक रूप से जस्टिस वर्मा के हाईकोर्ट जज के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। चूंकि जब उनके घर पर आग की घटना हुई और उसके बाद में नोट मिले, जो जांच की पूरी प्रक्रिया रही, उनसे इस्तीफा भी मांगा गया। इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। फिर उनको दिल्ली हाईकोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के तौर पर भेज दिया था। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू की गई, तब स्पीकर ने पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट जज के आवास पर नकदी मिलने की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। 3 हाईकोर्ट जजों की एक आंतरिक जांच में पहले ही जज को दोषी पाया गया था और उन्हें हटाने की सिफारिश उन्होंने ही किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जो वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैनात है। दोस्तों, 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार किया और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने घटना की जांच के लिए
3 सदस्यों की समिति का ऐलान किया था। दरअसल दोस्तों, क्या है नियम और कानून जांच के लिए, जजेस के लिए? 1968 के जजेस के अधिनियम के जो जांच का मामला है उसके मुताबिक जब किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मंजूर हो जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन उस आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाते हैं। दरअसल पिछले महीने पैनल ने जस्टिस वर्मा से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर लिखित में जवाब मांगा। इस संचार के जवाब में जस्टिस वर्मा ने जुलाई में दोनों सदनों के समक्ष दिए गए प्रस्ताव और उनके नतीजा पारित किसी भी आदेश की प्रमाणित प्रतियां उनसे मांगी कि साहब, हम लिखित में जवाब देने को तैयार हैं, आप हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों की जो नोटिस थी, जो प्रस्ताव था, उसकी लिखित में हमें जानकारी दीजिए। पास हुआ नहीं हुआ। जस्टिस वर्मा ने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा और राज्यसभा को भेजे गए कम्युनिकेशन का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। पैनल को भी लिखा जिसमें लोकसभा स्पीकर के एक्शन को चुनौती देने के अपने इरादे के बारे में बताया था। इसलिए उन्हें लिखित जवाब देने के लिए दी गई गाइडलाइन 12 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई। 24 जनवरी को कमेटी के सामने पेश होने के लिए उनको कहा गया है। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जनवरी के पहले हफ्ते में जस्टिस वर्मा की पिटीशन पर सुनवाई करने वाला है। खास बात यह है कि उन्होंने कमेटी द्वारा जारी नोटिस को भी चुनौती दी है। 14 मार्च की शाम, जैसा कि आप जानते हैं, जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद फाइटर्स को कथित तौर पर बुलाया गया। बिना हिसाब का कैश मिला था। उसके बाद जस्टिस वर्मा, उनकी पत्नी उस समय दिल्ली में नहीं थे, मध्य प्रदेश में थे। वो जब आग लगी तो घर पर सिर्फ उनकी बेटी और बूढ़ी मां थी। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें आग में कैश के बंडल जलते हुए देखे गए थे। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन्होंने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश है। उसके बाद चीफ जस्टिस उस वक्त थे संजीव खन्ना, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने इन आरोपों की इन हाउस जांच शुरू की और 22 मार्च को जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा की जांच करने वाली कमेटी में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस अनु विश्रामन शामिल थे। पैनल ने 25 मार्च को जांच शुरू की। 4 मई को सीजीआई खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर सीजीआई ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए इंपीचमेंट की कार्रवाई का सामना करने को कहा कि इस्तीफा दीजिए या फिर महाभियोग की कार्रवाई का सामना कीजिए। क्योंकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, इसलिए सीजीआई खन्ना ने जजेस को हटाने के लिए रिपोर्ट और उस पर जज का जवाब भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया। और फिर इन आरोपों और इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद में दिल्ली हाईकोर्ट से उनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई का इंतजार करते हुए उसे न्यायिक मामले को लेकर के ले लिया गया। दरअसल 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट जब सौंपी और सिफारिश की, तो जब सिफारिश के लिए जो खिलाफ याचिका इन्होंने लगाई थी जस्टिस वर्मा ने, उसे खारिज कर दी। जांच एक्ट के तहत शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। कानून के अनुसार किसी जज को लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग की कार्रवाई के बिना हटाया नहीं जा सकता। भारत के संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 124(4) में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को राष्ट्रपति के आदेश के बिना उसके पद से नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति ऐसा तब कर सकते हैं जब संसद के हर सदन में मौजूद सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत प्रस्ताव का समर्थन करें। आर्टिकल 218, अगर मैं बताऊं आपको, इस क्लॉज को हाईकोर्ट के जजों पर लागू करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1968 के एक्ट के तहत किसी जज के लिए इंपीचमेंट नोटिस मिलने पर राज्यसभा के चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर के जरिए की जांच के लिए जजों और एक ज्यूरिस्ट की एक कमेटी बनानी होती है, जैसा कि बताया गया। 14 मार्च की घटना थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले की आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड जब पहुंची थी वहां पर, तो फिर करीब 15 करोड़ के आसपास की रकम बताएगी। जिसके बाद इस मामले में सीजीआई ने जो कमेटियां बनाई, जो जांच हुई, और उसके बाद में यह कहा गया कि ये इस्तीफा दें, नहीं तो महाभियोग की कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, अब जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को, दोस्तों ये कैसे मुमकिन है
कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो उस वक्त तक कमेटी नहीं बना सकते जांच के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक कि राज्यसभा से भी वो प्रस्ताव पारित ना हो जाए। मगर राज्यसभा से तो प्रस्ताव पारित हो नहीं सका, क्योंकि जिस वक्त चीफ जस्टिस CJI खन्ना थे उस सुप्रीम कोर्ट के, लोकसभा में स्पीकर थे ओम बिरला, मगर दूसरी तरफ जगदीप धनखड़, जिनसे उनके स्वास्थ्य के रीजन को देते हुए इस्तीफा ले लिया गया था, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। ये और बात है कि आजकल उनको देखिए बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई देते हैं, स्वस्थ नजर आते हैं। मगर दोस्तों, जब ये सारी की सारी प्रक्रिया, एक तरफ इस्तीफा लिया गया, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव पर सरकार का केंद्र पूरा फोकस हो गया, और उसके बाद में तमाम चीजों को लेकर के एक अलग तरह का नैरेटिव और हलचल चलने लगी, और उस बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव, और पहली बार उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होकर के नए राज्यसभा के सभापति जो आए, जो कि इसी शीतकालीन सत्र में पहली बार संसद में आए वो, तो इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में इंपीचमेंट या महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो ही नहीं पाई। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो लूप होल था, उस लूप होल को ढूंढ करके जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त लताड़ लगाते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सेक्रेटरीट को भी नोटिस देकर सख्ती से जवाब तलब किया है। अब आगे क्या स्थिति बनेगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।